तो मैं अब मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा कांता अलियर जी को। ये वो मातृशक्ति है जिन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में जब रोहतक के अंदर एक स्टैचू लगा दिया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के फादर का, उन्होंने अपने बाप की फोटो लगवा कर नीचे लिखवा दिया था कि संविधान निर्माता। ये वो मातृशक्ति है जिन्होंने पहले उनका फोटो उठवाया और बाद में वो स्टैचू उठवाया। तो आज के सामाजिक न्याय पंचायत के मुखिया भाई संदीप जी, भाई कल्याण सिंह हुड्डा जी, जनक गढ़वाल जी और तक से हमारे साथ आए भाई मंदिर मोखरा जी, महेंद्र पागड़े जी, धर्मवीर गणसन जी, राजसिंह अम्बेडकर जी और काशी मान जी, नवीन मेहरा जी, मेरी बहन फासना जी, सुनैना, मनीषा और भी दूर दराज से बहुत ही क्रांतिकारी बुद्धिजीवी जनप्रतिनिधि यहाँ पर विराजमान है। सभी को मेरा जय भीम, जय गुरुदेव। मेरे से पहले वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा भी है और आज भी नहीं, हमेशा हम लोग कहते भी रहते हैं, सुनते भी रहते हैं। इस पंचायत का आयोजन इसलिए किया गया, पहली जो पंचायत हुई रोहतक में हुई 11 अक्टूबर, ये दूसरी महापंचायत है जो दिल्ली में बुलाई गई और इसका मकसद एक ही है कि बहन मनीषा के साथ जो घटना घटी उसके बाद कोई हमारे समाज की बेटी मनीषा ना बन पाए। हमारी बहन बेटियों के साथ जो जुल्म ज्यादती होती है वो कैसे रोकी जाए, उनके ऊपर कैसे रोक लगे, हमें कौन सी रणनीति तय करनी चाहिए, कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए कि जिससे हमारी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित रह सके। इसलिए इस सामाजिक न्याय पंचायत का गठन किया गया। मैं बड़े कई बार सोचती हूँ कि साहब नासिराम जी जो मेरे तो राजनीतिक गुरु भी हैं, वो एक बात बोलते थे कि तुम्हारे ऊपर जुल्म होगा, तुम्हारे ऊपर मौत के घाट उतारा जाएगा, तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी, तुम्हारे अधिकार छीने जाएंगे और तुम क्या करोगे? रोड पर आओगे, चिल्लाओगे, धरने दोगे, प्रदर्शन करोगे, ज्यादा से ज्यादा अफसरों का घेराव करोगे, यही तो करोगे और तो क्या कर सकते हो? और वो चीजें हो रही, हो चुकी है, वही हम कर रहे हैं और ये करने के बावजूद भी जुल्म बढ़ता जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा। आप क्या सोचते हो कि मनीषा की घटना के बाद देश में कोई घटना नहीं हुई? बाराबंकी में हुई, हाथरस में भी हुई। एक घटने में 5 बलात्कार होते हैं हमारे बहन बेटियों को। ये एवरेज है अपने देश में। ये रुकेंगे नहीं। तो साहब ने एक ही बात कही कि ये तो करो और करना भी पड़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको इस देश का शासक बनना होगा। जब तक आपके हाथ में कलम नहीं आएगी, आप अपने समाज की बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकते। मांगने से आपको अधिकार नहीं मिलेगी, अधिकार लेने के लिए युद्ध करना पड़ेगा। पहले राजाओं से युद्ध होते थे, सेना हमारे समाज की होती थी, तब भी ये भी याद रखना। आज संविधान है, पहले राजा के पेट से राजा बनता था, अब आपकी बुद्धि से, आपके बटन से राजा बनता है। वो सोचना आपको।
कि हमें क्या करना है। हमारा दुर्भाग्य है कई जगह पर कि जो हमारे समाज का नेतृत्व करते हैं वही हमें बदला भी देते हैं। आज मैं उन लोगों को अपना दुश्मन नहीं मानती जिन्होंने हजारों सालों से हमारा शोषण किया है। आज संविधान 26 जनवरी 1950 को भारत देश में लागू हुआ, उसके बाद अगर मैं दोषी मानती हूँ तो समाज के उन नुमाइंदों को दोषी मानती हूँ जो आरक्षित सीटों पर बैठकर अपने बच्चों का पेट भरे और गुलामी कर रहे हैं। असली दुश्मन जो है, असली जो दुश्मन है हमारे, वो लोग हैं जो हमारे समाज के नाम पर दलाली करके और गोबर खाकर पेट भर रहे हैं। ये हमने रोहतक की पंचायत में बोला। और आज जैसे साहब काशीराम जी समय की नजाकत को देखते हुए फैसले देते थे, उसी दृष्टिकोण से समय की नजाकत को देखते हुए सबसे पहले एक मुहिम उन दलालों के खिलाफ इस पूरे देश में चलनी चाहिए। आपको न्याय मिलना शुरू हो। मैं क्यों कह रही हूँ ये बात? 1990 की बात है। साहब ने कहा था कि जो में मेरा काफिला आगे बढ़ेगा, कारवां आगे बढ़ेगा, तो दलालों की चांदी हो जाएगी। ये सच्चाई है। जब समाज जागृत होता है तो जो समाज की दलाली करते हैं वो पार्टियां भयभीत हो जाती है और हमारे समाज के दलालों को पकड़ देती है, उनको कुर्सी दे देती है। और आज भी यही। तो इसलिए सबसे पहले अगर आप काम करने का है साहब के दृष्टिकोण से तो वो वही है, चाहे वो ग्राम पंचायत से लेकर एमपी तक जो भी हमारे नुमाइंदे हमारे आरक्षण की सीटों पर बैठे हैं उनकी खिलाफत और उनको सबक सिखाना शुरू कर दो, आपके ऊपर जुल्म होना बंद हो जाएगा। ये फार्मूला में हमारा दुश्मन तो करेगा हमारे ऊपर जुल्म, उसकी तो आदत है, लेकिन जुल्म सहन करने वाला कौन है ये देखना पड़ेगा। वो भी तो हमारे ही लोग हैं ना जो सहन कर रहे हैं बैठे। वो विरोध क्यों नहीं करते? विधानसभा में, लोकसभा में क्यों नहीं बोलते? सरकारों से समर्थन वापस क्यों नहीं देते? अगर वो बोल जाए सरकार के सामने, आप सोच कर देखिए क्या हमारे ऊपर जुल्म हो जाए? क्या हमारे अधिकार हमें नहीं मिलेंगे? तो मकसद ये है कि आपको सोच को बदलना पड़ेगा समय के अनुसार। अभी बात आई कि हमारे पास साधन भी होने चाहिए, धन की जरूरत है। मैं बताना चाहूंगी कि जब साहब काम करते थे, हमने तो साथ रह के काम किया है, तो कोई साधन नहीं थे साहब के पास, कोई करोड़पति नहीं थे साहब, लखपति भी नहीं थे। और आज आप देख लो, मेरे हिसाब से जो जितने लोग यहाँ बैठे हैं उसमें से 80% लोग लखपति और करोड़पति यहाँ जो बैठे अपने समाज में हैं, लेकिन सोच नहीं है समाज के ऊपर 1 रुपया खर्च करते। सारा अकाउंट बीबी के हाथ में है, बीबी का हाथ चलता आदमी के ऊपर। क्यों भाई? और साहब इसलिए गाड़ी देते थे, हमारे समाज के लोगों को साहब गाड़ी देते थे इसलिए जो हमारे समाज का पढ़ा लिखा, उसके पास पैसा होगा, नौकरी होगी, वो क्या करता? बीबी, गाड़ी और कोठी, 3 चीज से बाहर नहीं निकलते हमारे समाज के लोग। और फिर चिल्लाते जुल्म होगा, जुल्म होगा। तो जुल्म तुम्हारे साथ नहीं होगा, किसके साथ होगा बताओ? जो आदमी 1 महीने के 50,000 लाख रुपए कमाता है और बाबा साहब करता है, जय भीम बोलता है, और वो 10% अगर बाबा साहब के मिशन पर खर्च ना करेगा तो गद्दार है बाबा साहब के लिए। वो इंसान गद्दार है बाबा साहब के लिए, उसको जय भीम करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं कहती हूँ सबको, हम कहते हैं हम अम्बेडकरवादी हैं, लेकिन अपनी आत्मा में झांक कर देख लो, अपने प्रति ईमानदार होकर देख लो कि आप कितने % अम्बेडकरवादी। बाबा साहब ने क्या कहा था
इसकी रक्षा करना। हम कहते हैं बहन मनीषा के साथ बलात्कार हुआ है, मैं ये कहती हूँ कि बाबा साहब के संविधान के साथ पहले बलात्कार होता है। बताओ, जब संविधान के साथ ही बलात्कार है तो हमारी क्या होगा? ये बलात्कार हमारे 85% समाज के साथ होता है, एक बहन बेटी के साथ नहीं होता। कौन सा अधिकार हमें मिला बताइए आप? हमारा तो रहनुमा कोई है ही नहीं। चुनाव आता है, वोटों की याद आती है, बस उसमें रहनुमा बन जाती है। और सबसे बड़ी कमजोरी हमारी क्या है कि हम हर घर में नेता तो पैदा होते लेकिन कार्यकर्ता नहीं बना पाए, इसलिए आज हम मार खा रहे हैं। जिस दिन हम सब कार्यकर्ता बन जाएंगे उस दिन हमें कोई मारने वाला पैदा नहीं होगा। ये नेतागिरी हमें छोड़नी पड़ेगी, चाहे वो मैं भी हूं चाहे आप हो, कोई भी, ये सबके लिए ये कुर्बानी देनी पड़ेगी। नेता खुद करने से नेता नहीं बनता। नेता वो होता है जिस घड़ी में भी दिखता पीछे से सब लोग उसका नाम लेकर पुकारे और बात करें। जनता के दिलों में आपका नाम होना चाहिए, वही तो नेता है। हमारे होर्डिंग लगने से, फोटो छपने से, अखबार में नाम आने से, टीवी पर नाम आने से नेता नहीं बनेंगे। हम नेता जब बनेंगे, हर घर में जो इंसान है, हमारा समाज है, उनके दिलों में हमारा फोटो हो, हमारा नाम हो, तब हम नेता बनेंगे। जैसे साहब काशीराम जी करते, आज साहब काशीराम जी को कोई भूल सकता है क्या? बाबा साहब को कोई भुला सकता है क्या? पूरा विश्व बाबा साहब के ऊपर नाच करता है, उनको गर्व बाबा साहब। लेकिन हमने तो सही मायने में, चाहे संत रविदास जी हो, महर्षि वाल्मीकि जी हो, संत कबीर जी हो, जितने भी हमारे महापुरुषों की जयंती आती है, हमारे समाज के ठेकेदार छोटे छोटे संगठन बनाकर हमारे महापुरुषों को तो ट्रक बना दिए। टुच्चे मुच्चे कोई नेता बुलाए पार्टियों के, दे दिए 20,000, 21,000, 51,000, 1 लाख बेच दिया महापुरुषों। ये धंधा चला गया महापुरुषों के नाम पे, ये सच्चाई है। जब तक हम ये धंधे की दुकान बंद नहीं करेंगे, हमारे समाज का भला नहीं हो सकता। आज हमारी बहन के साथ कितनी बड़ी दुर्घटना घटी है। मैं पूछना चाहती हूँ आप लोगों से और समाज के लोगों से भी, जहां तक मेरी आवाज आ रही हो, कि कितने पार्टियों के नुमाइंदे आए आपके पास समर्थन करने के लिए? बताओ, हम लोग रोड पे हैं, कितने आए पार्टियों के लोग जिनमें हम कार्य करता है, जिनके हम दरिया बिछाते हैं? बताओ, एक भी आया हो बता दो, किसी पार्टी नहीं आएगा। और जब उनके साथ कोई घटना घट जाए तो हम सारे के सारे चले जाएंगे। क्यों भाई, क्या कारण है? इसी चीज को हमने समझना पड़ेगा। जो हमारे दुख में साथ नहीं है, हमारे दुख में हमारा साथी नहीं है, भाई हमारी उससे कोई रिश्तेदारी, कोई भाईचारा नहीं। चाहे वो कोई भी पार्टी हो और वो कितना भी अमीर आदमी हो। और धन की बात नहीं है, धन हमारे पास इतना है। अगर प्रत्येक इंसान समझदार की बात कर रही हूं मैं, जिनके अंदर थोड़ी बहुत सूझबूझ है, हम डेली 10 करोड़ रुपए पैदा कर सकते। डेली की बात कर रही, 10 करोड़। क्यों कह रही हूं मैं? हमें सोच बदलनी है, सोच बदल दो। एक सोच बदलने से डेली आपके पास 10 करोड़ है। क्या सोच है? मजदूर भी जो मेरा भाई है, वो जब मजदूरी करता है ना, 300 से लेकर 600 रुपये घर में देगा, ये मजदूरी आज के लिए। लेकिन वो क्या करता है? ठेके पर जाएगा, सीधा दारू पिएगा, जुआ खेलेगा, सट्टे में लगाएगा। कौन करता है? कोई अमीर करता है? जितना हम करते हैं ये काम, हमारे भाई में वो देखते उड़ेंगे। हर घर में पर्ची लगती है गरीबों में, लगवाने वाला कौन है? हमारे समाज के लोग। उनका हेड कौन है? बड़े समाज का लोग है या नहीं है? मानता हूं इस चीज को। इसी पैसे को अगर आप
बारे में पता है, साहब के बारे में पता है। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि मेरे पीछे 100 आदमी चलेंगे तब मैं घर से निकलूंगा, काम करूंगा। जैसे जनक जी ने बोला कि मेरी संख्या कम है, मैं आपकी बात को काटती हूँ जनक जी, संख्या कम नहीं है, संख्या तो जितनी हमें चाहिए उससे भी ज्यादा है, बशर्ते ये अपने प्रति ईमानदार। संख्या किसकी गिनी जाती है? भेड़ बकरियों की। भेड़ बकरी की गिनती होती है ना, शेरों की कभी गिनती होती है क्या? जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर वो अपने आप को शेर समझ ले और समाज का नुमाइंदा समझ ले तो क्या कमी है गिनती में, बताइए आप। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, 1 लाख की भीड़ आपके पीछे खड़ी है, अगर आप संकल्प ले लो, आप यहाँ बैठे बैठे, मैं बाहर वालों की बात नहीं कर रही, जितने हम लोग यहाँ बैठे हैं, अगर अपनी आत्मा के प्रति संकल्प लेकर अपने आप से खुद के प्रति ईमानदार हो गए, ये कसम खा लें कि हमने 10 दिन के बाद 1 लाख की भीड़ इकट्ठी करनी है, मैं गारंटी से कहती हूँ कि 1 लाख से कम आदमी नहीं होगा, ज्यादा कर सकते। लेकिन हमारी कमजोरी क्या है? हम जब तक यहाँ बैठे हैं, बात करेंगे, सुनेंगे, अच्छी भी लगेगी, अपने घर जाकर सब बोलते लगेंगे नहीं, अपनी घरवाली को भी तैयार नहीं करेंगे मिशन के प्रति। हमारे घर में रोटी नहीं है, पिंपे माटा नहीं है, लेकिन इज्जत का टोकरा बहुत बड़ा हमारे सिर पे कि घर की बहू बेटी बाहर निकलेगी ना तो हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। ये हमारे वालों के साथ है। हम अपनी औरतों को घर से बाहर नहीं आने देते। और आपने देखा होगा 2016 में जल आंदोलन देखा था ना सबने, जिनका जमीन जायदाद कोठे भरे धन के अनाज के, उनकी औरतें जेड़ी लेके और रेल की पटरियों में लेटी थी, रात में वहीं सोया करती। उनका इज्जत नहीं है क्या? बताओ। हमारे घर में है नहीं कुछ, और हमारे इज्जत का इतना बढ़िया सेरा बांध रखा है कि हमारी औरतें घर से ना निकलती अपने अधिकारों के लिए। हम यहाँ से जाकर अपनी औरतों को बताते तक नहीं। घरवाली पूछेगी कहाँ गए थे, एक मीटिंग थी उसमें गए थे समाज की, ये नहीं बताइए वहाँ क्या फैसला लिया, आपकी क्या ड्यूटी बनती है, बच्चों की क्या बनती है। अरे मिशन तो बच्चों से पैदा होगा। अपनी आने वाली पीढ़ी को नपुंसक ना बनाओ, खूंखार बनाओ, ताकत भरो विचारों की, उनको ईमानदार बनाओ, तभी आप कुछ कर पाओ। नहीं तो भाई हमारे बड़े में जुत्ती घिसा कर चले गए। हम पढ़े लिखे हैं, बुद्धि है, समाज में निकल के सब कुछ है, गांव में जाकर देखो हालात क्या अपने लोगों की, एक दूसरा देश दिखाई देता है। इतनी इतनी दीवारें हैं, ऊपर वो छप्पर वगैरह डाल रखे हैं, उनमें हमारी बहन बेटियां रहती है। वो भाई जीवन तो कुछ है नहीं, जलील होकर जी रहे हैं। और प्रयास है कि आप लोग जाग जाएं। अगर आप जाग जाओगे तो भैया आजादी लोगों को मिल जाएगी, अपने समाज को। हम आजाद नहीं हुए, हम तो गुलामों के गुलाम हैं, डबल गुलाम हैं हम। जो आजादी हमें मिलनी चाहिए थी, जो बाबा साहब हमें दे के गए थे, की बात मैं कहती हूँ कि जो संविधान में लिख दिया, एक सोच बना दो कि जो संविधान में लिखा है वो हमें चाहिए, और उसको लेने के लिए जब हमें जान देनी पड़े हम देने के लिए तैयार हैं। जिस दिन बाबा साहब के लिखे संविधान के अनुसार हम लोगों को हक अधिकार मिले, उसी दिन आप ये समझ लेना कि आज आप आजाद हो चुके। तो सबकी ड्यूटी बनती है कि हम उस संविधान की रक्षा करें, उस संविधान को लागू करें जो बाबा साहब ने हमें विरासत में दिया है। और बाबा साहब ने भी कहा था, लोकसभा में क्या कहा था बाबा साहब ने, कि ये संविधान गलत भी साबित होगा और ठीक भी साबित होगा, दोनों बातें बोली। वो बहुत दूरदर्शी थे। अगर ये संविधान अच्छे हाथों में जाएगा तो ये संविधान अच्छा कहलाएगा, अगर ये गलत हाथों में जाएगा तो संविधान गलत कहलाएगा। और उन्होंने अपने समाज से अपील भी की थी कि मैं मरा नहीं हूं,
देखना चाहते हो, मेरे दर्शन करना चाहते हो, तो संविधान को मरने मत देना, संविधान को जिंदा रखना। मैं जिंदा हूं आपके बीच में। इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए आप सबसे अपील करूंगी कि मेरी बहनें बैठी है, मुझे तो बहुत खुशी है कि नारी शक्ति जब जागेगी तो हिला डालेगी सबको। नारी के अंदर इतनी ताकत है, क्योंकि मैं अपने से जानती हूँ, पूरे हरियाणा में कहीं काफी हूं मैं। और ऐसे ही मेरी बहनें आगे निकली, उपासना जी बैठी है, सुनैना जी बैठी है, मनीषा जी बैठी है, सब बैठी हैं। मैं इनसे भी आह्वान करूंगी कि आप आगे बढ़िए। आपको किसी साधन की भी जरूरत है, खुल के कह रही हूं कि मैं आपके साथ खड़ी हूं। जितने साधन मेरे पास, वो सारे साधन समाज के लिए, मेरा कुछ नहीं है। जीवन पता नहीं कितने दिन का है, हम गलतफहमी का शिकार हैं। ये मेरा, घर मेरा, गाड़ी मेरी, बंगला मेरा। हम सोचते हैं ना मेरे बच्चों का, कोई किसी का नहीं। समाज के लिए कुछ करोगे तो अपना है, समाज जागेगा, समाज आपको याद रखेगा। आजकल जब मौत होती है ना घर में, परिवार में किसी की, पहले 12 दिन दरी बिछा के बैठते थे, अब तीसरे दिन तैयार कर देते। पता ना आपको, टाइम नहीं है बैठने के लिए, समय नहीं है। वो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा फोटो बना के दीवार पर लगा देंगे, धूल मांगते रहो, सफाई भी नहीं होती है फोटो की। तो आपका सबका ये दायित्व है कि जो हमारे महापुरुषों ने हमें विरासत में दिया, जो विचार दिए, जो शक्ति दी, उसका प्रचार प्रसार करें। और जो हमारे समाज के लोग नहीं समझे हैं, उन तक जाएं। एक आदमी चैन बना दे, जैसे मल्टीनेशनल कंपनियां बनाती हैं चैन सिस्टम। अगर हम चैन सिस्टम बनाएंगे नेटवर्किंग का, जैसे होता है काम बिजनेस से, कि भी एक आदमी ने 10 महिलाओं को या नौजवानों को, बुजुर्गों को तैयार करना समाज के लिए, तो हो गए लाखों करोड़ों की संख्या में, क्या बचेगा? लेकिन करना तो पड़ेगा ना। कब तक बैठेंगे, कब तक मरेंगे, कब तक जलील होंगे? भाई आखिरी है कि जिंदा दास बनने से अच्छा तो भाई मर जाओ, वो सबसे बढ़िया। जिंदा दास बनकर जीने से अच्छा मरना अच्छा है। मैं तो ये आपसे अपील करूंगी, सब लोग यहाँ बुद्धिजीवी हैं, मेरे नौजवान भाई भी हैं, ना हमारी कोई जात है, ना हमारी कोई धर्म है, हम सिर्फ इंसान हैं। हमारा एक ही धर्म है, मानवता का धर्म, मानव की सेवा। उस धर्म को अपना लो और सब धर्मों को ठोकर मार के और मानव धर्म की रक्षा करो और भाईचारा निभाओ। कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, अगर हम हैं तो भाई बहन है, परिवार है, हमारे माँ बाप है, हमारे परिवारों में हमारी शक्ति है, उसको आप आगे बढ़ाइए। और जितनी संख्या यहाँ बैठी है, अगली जब भी पंचायत होगी, अपने आप से कसम खा के जाए कि एक आदमी अपने साथ कम से कम 10 आदमी लेकर आएगा, तो कितनी भीड़ हो जाएगी। यही आपको नेटवर्किंग का काम करना पड़ेगा समाज को। तो मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए भाई संदीप वाल्मीकि जी को विश्वास दिलाती हूँ, मैं वायदा नहीं करती हूँ, विश्वास दिलाती हूँ आप लोगों के बीच में कि भाई आप आगे बढ़ो। जहां भी आपको हमारी कहीं भी तन मन धन और भी जो कुछ हो, जो भी आप पाओगे समाज को जगाने के लिए, भाई हमारी पूरी टीम आपके साथ तैयार है। भारत के कोने कोने में कहीं भी जाना हो, कोई भी हमारी ड्यूटी हो, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड बात कर रही हूँ, लेकिन समाज को जगा दो, आने वाले बच्चों के भविष्य को बचा लो। मेरी आप सबसे यही हाथ जोड़कर प्रार्थना है। आप सब भाई देखो, मैं आपका मनोबल नहीं गिरा रही, लेकिन एक दिल की बात कर रही हूँ, बुरा मत मानना। अभी हमारी औकात नहीं है कि हम जिंदाबाद, मेरी तो नहीं है अभी हमारी किसी की भी औकात नहीं है कि हम जिंदाबाद हैं। हम जिंदाबाद नहीं हैं। हम जिंदाबाद उस दिन होंगे जिस दिन हमारे समाज की बहन बेटियां बेखौफ होकर घूमे।
बच्चियों का वश का शिकार बनाया जाता है। तो भाई ये नौबत ना आए। आज हम सब एकजुट होकर जो झाड़ू का तिनका बिखरा हुआ है, उस झाड़ू को एक बना लो और दुश्मन के ऊपर टूट पड़ो और दुश्मन को उसका घर में भी रहना ऊपर कर दो, आपकी जीत उसी दिन हो जाएगी। मैं यही आह्वान करती हूँ। संदीप भाई, आप बिल्कुल कहीं भी अकेले नहीं हो, ना वाल्मीकि हो ना मैं चमार हूँ। हम दोनों भाई हैं, बहन हैं, हमारी कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है, हम एक हैं और हम सबको एकता के सूत्र में बांध के आगे बढ़ना है। और वही सबसे छोटा राज्य हरियाणा है, हरियाणा के बाद पंजाब है, दोनों राज्यों में कब्जा कर लो, मुख्यमंत्री बन जाओ। इस देश की ताकत नहीं कि आप लोग प्रधानमंत्री ना हो। ये